नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और डीडी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और मिड डे प्राइम में इस वक्त की तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम हाजिर हैं, क्योंकि देखें तो चुनावी राज्य में भी चुनाव प्रचार जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं प्रदूषण का मुद्दा, खासतौर पर उत्तर भारत में प्रदूषण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। तो तमाम ये खबरें और साथ की अन्य खबरें भी हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर, दामोह की चुनावी रैली। कहा, देश से गरीबी इसलिए नहीं मिटी क्योंकि कांग्रेस ने गरीबी मिटने ही नहीं दी। गुना और मुरैना में भी करेंगे चुनावी जनसभाएं। राजस्थान में आज से बीजेपी का महासंपर्क अभियान। अशोक गहलोत ने भी तेज किया चुनाव प्रचार। उधर तेलंगाना में सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। महिलाओं पर विधानसभा में दिए गए अपने बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मांगनी पड़ी माफी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने को कहा। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक आज। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के खिलाफ शिकायतों पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर अब भी जहरीले धुंध के साए में लिपटा। प्रदूषण कम करने के उपायों पर दिल्ली सरकार ने आज फिर बुलाई बैठक। इजराइल हमास संघर्ष पर फिर बेनतीजा रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। युद्ध विराम को लेकर नहीं बन सकी कोई सहमति। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड नीदरलैंड्स की भिड़ंत। कल खेले गए मैच में अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। ग्लेन मैक्सवेल का तूफानी दोहरा शतक। तो आइए बुलेटिन में सबसे पहले मिड डे प्राइम में आइए शुरुआत कर लेते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां मतदान की तारीख नजदीक आते आते चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। यहां 17 नवंबर को एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। तमाम दलों के स्टार प्रचारक भी प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज सबसे पहले दामोह में चुनावी रैली को संबोधित किया और इस रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश से गरीबी इसलिए नहीं मिटी क्योंकि कांग्रेस ने गरीबी मिटने ही नहीं दी। वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस में मौजूद परिवारवाद पर भी कटाक्ष किया और कहा कि आजकल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रिमोट से चलने लगे हैं। 2014 तक जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मौका दिया था, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट से। लेकिन एक कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए हैं उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं
कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने कहा भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। और चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के ही एक पीएम ने कहा था कि केंद्र से भेजा 1 रुपया गरीब तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे ही बच पाता है। इस स्थिति को बदला साल 2014 में। जैम की त्रिशक्ति ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया और ये मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान जारी रखेगी। आज ही तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिल बिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिन में 100 बार गालियां देती है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर हैं, उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना। ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं जी। लेकिन ये लोग चाहे जो मुझे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। और सरकार की उपलब्धियों को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में गरीबों को 4 करोड़ मकान भी मिले और ये सबको याद रखना चाहिए। भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब का विकास है, गरीब का कल्याण है। हम बहुत नेक नियत से आपके जीवन की हर परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब से गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो, इसलिए हमने 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। आप जरा बताएंगे कितने घर? जरा इधर से आवाज आएगी, कितने घर बना के दिए? गरीबों को कितने घर दिए? माताएं बहनें जरा बताइए, कितने घर दिए? कितने घर दिए? राम मंदिर बनाया, ये तो याद है। 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए, ये भी याद रखिए। तो जाहिर है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार तेज हो रहा है, उसके चलते तमाम तथ्यों को भी सामने रखा जा रहा है। तो राजनीतिक बयानबाजी के साथ साथ राजनीतिक प्रहार भी सामने नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में 3 रैलियां हैं आज के दिन, जिसमें से दमोह की रैली हो चुकी है, जिसके बाद अब गुना और मुरैना में भी चुनावी रैलियों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और इन चुनावी रैलियों के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों, इनके बीच में सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। तो जहां एक और अपनी उपलब्धियों को भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सामने रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में ठीक तरीके से प्रशासन नहीं काम कर रहा था, ये क्या कुछ कमियां रहीं, भ्रष्टाचार के साथ साथ परिवारवाद के साथ साथ इन तमाम मुद्दों को भी पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है। कांग्रेस भी लगातार प्रचार में जुटी है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए अपने दिग्गजों को उतार दिया है। और यहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अजय सिंह समेत अरुण यादव एक दिन में कई चुनावी रैलियां कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। आज प्रियंका गांधी की 3 चुनावी रैलियां हैं और आज शाम इंदौर में प्रियंका का रोड शो होगा। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की पहली जनसभा जशपुर में होगी, वहीं अंबिकापुर में दूसरी रैली के जरिए राहुल गांधी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। और बीजेपी आज से राजस्थान में महा जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। जनसंपर्क अभियान 3 दिन तक यानी 10 नवंबर तक चलेगा और इस अभियान में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों समेत कई केंद्रीय मंत्री भी जिम्मेदारी संभालेंगे। महा जनसंपर्क अभियान के तहत सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि बूथ पर 50 घरों में जनसंपर्क करेंगे और शक्ति केंद्र के 10 प्रमुख लोगों से मिलेंगे। प्रत्येक बूथ पर बूथ समिति की बैठक आयोजित करेंगे और पार्टी का हैंडबिल या स्टिकर साथ लेकर जाएंगे। जनसंपर्क के दौरान सेवा बस्ती में भी जनसंपर्क किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस राज्य की जनता के लिए घोषित 7 गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। गहलोत ने कहा कि उनकी पार्टी ने राजस्थान की जनता से 7 अहम गारंटी का वादा किया है और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गारंटी शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का इरादा रखते हुए पूरे राजस्थान में 1000 गारंटी शिविर लगाए जाएंगे। तो राजस्थान की राजनीति पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधा विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, सबसे पहले यही बात कि चुनाव प्रचार किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि राजनीतिक बयान, राजनीतिक प्रहार ये हमें लगातार देखने को सामने मिल रहे हैं। देखिए ममता, अगर हम बात करें राजस्थान की तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी ने सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 199 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है और 1 सीट उन्होंने आरएलडी के लिए छोड़ी है भरतपुर के अंदर। अगर हम बात करें कि पुराने चेहरे नए चेहरे कितने उतारे, तो बीजेपी ने 70 नए चेहरों को चुनाव में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने 59 नए चेहरों पर दाव लगाया है। और अगर हम बात करें कि कितने सांसद बीजेपी ने उतारे हैं, तो 7 सांसद बीजेपी ने इस चुनाव में उतारे हैं। और अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें कि कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स को उन्होंने मौका दिया, तो 15 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं और उसमें से 2 महिलाएं हैं और कांग्रेस की पूरी लिस्ट में 28 महिलाओं को मौका दिया गया है। ये जो पूरा मुकाबला है राजस्थान का, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि राजस्थान की परिपाटी रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि उनकी सरकार रिपीट हो सकती है। हालांकि पिछली बार भी उन्होंने जोड़ तोड़ की सरकार बनाई थी, 200 सीटों में से वो बमुश्किल 100 का आंकड़ा हासिल कर पाए थे और फिर हमने देखा कि किस तरह से बसपा के विधायकों को मिलाकर उन्होंने सरकार बना ली। और यही स्ट्रैटेजी इस बार अशोक गहलोत की दिखाई नजर आती है कि किसी तरह मेजोरिटी हमको हासिल ना हो और जोड़ तोड़ के सरकार हम बना सके। लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और उन्होंने कहा है कि कमल का फूल ही हमारा जो है वो फेस है, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। काफी इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया। लेकिन विशाल ये बताइए हमें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री यहाँ पर रैली करने वाले हैं। जी, हम ये देखते हैं कि जब भी चुनाव प्रचार होता है तो इस प्रचार के माध्यम से कितने लोग जुट पाते हैं, ये भीड़ कितना वोट में तब्दील होती है, इस पर नजर रहती है। लेकिन बीजेपी का जिस तरीके से जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है, कहां तक ये जनता तक पहुंचने की पहल और इस प्रयास में ये पार्टियां आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए ममता, मैं 2000 से चुनाव कवर कर रहा हूँ राजस्थान का, और हम पहले अनुमान लगा लेते थे कि किस तरह पगड़ियों के नंबर होते थे कि भाई कितनी पगड़ियाँ हैं रैली के अंदर, उसके हिसाब से अनुमान लगाया जाता था। ये कांग्रेस के रैली के अंदर इस रंग की पगड़ी आई है, इस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है, जाट अलग तरीके पगड़ी बांधते हैं, राजपूत अलग तरीके पगड़ी बांधते हैं और अलग अलग कास्ट अपने अलग अलग तरह के हेडगेयर बांधते हैं, तो उससे एक अनुमान लगाया जा सकता था। लेकिन जो बीजेपी है उसने पूरा चेंज कर दिया इस गेम प्लान को। अब वो जाके लोगों से संपर्क करते हैं, पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं, जनसंपर्क अभियान किया जाता है, तो डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है लोगों से और उनके बाकायदा मोबाइल नंबर होते हैं। वो एक नया गेम प्लान जो उन्होंने बनाया, वो पूरी स्ट्रैटेजी बदल के रख दी है। और फिर लास्ट के अंदर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने
जो उनका वो जो उनकी पर्सनैलिटी है वो इतनी अट्रैक्टिव है कि उसके आगे जो है बाकी पार्टियों के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो फीके पड़ने लग जाते हैं और बीजेपी को ज़रूर उसका फ़ायदा होता है। अगर आप पिछला इलेक्शन भी देखें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन इस बार बीजेपी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और पहली बार जब उन्होंने 7 सांसद उतारे तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर किसी की परमानेंट सीट नहीं होती, सबको बदल बदल कर रोल दिए जाते हैं और सबको ये बताया जाता है कि पार्टी का जो आला कमान है उसका जो से है वो फाइनल है। और यही डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अगर इनफाइटिंग होती है सचिन पायलट और कांग्रेस के बीच में तो आला कमान को बहुत लंबा वक्त लग जाता है उनको सॉर्ट आउट करने में। और अब जब आखिरी टाइम आ गया है, चुनाव का मौका आ गया है, तब सचिन पायलट कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन हम जानते हैं कि दोनों के बीच में अंदर कितनी ज्यादा इनफाइटिंग है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपना सीएम कैंडिडेट जरूर घोषित नहीं किया है, लेकिन उनको मालूम है जो भी आला कमान का फैसला होगा वो फाइनल होगा। जी, चलिए देखना होगा कि ये प्रचार खासकर आखिरी दौर तक आते आते प्रचार कितना जनता पर अपना प्रभाव डाल पाते हैं विभिन्न पार्टियों का, रहेगी इस पे नजर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल आपको सीधे लिए चल रहे हैं जयपुर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता के लिए। कहते हैं ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 10 साल आपकी केंद्र में सरकार रही और उसके बाद से 10 साल पूरे होने को आ गए राजस्थान में रहते हुए, तो ये इतने दिन में याद क्यों नहीं आया? तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये फिर इस बात को दिखा रहा है कि आपके मन में इन चीजों को लेकर कोई ईमानदारी नहीं है। हिमाचल और कर्नाटक में जहां आपकी सरकारों ने यह प्रयास किया, वहां सत्ता में आने के बाद उनके सुर बदल गए। इससे बहुत साफ है कि आप लंबे समय सत्ता में रह के जो काम नहीं किए, अब चूंकि आपको गारंटी दिख रही है कि सत्ता में वापसी नहीं आनी है, तो यह करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां की सरकार कौन कौन सी 7 गारंटी पक्की हैं कांग्रेस के द्वारा, जो इन्होंने पिछले 5 साल में किया है। नंबर 1, पेपर लीक की गारंटी। वैसे तो ऐसा कोई संभावना नहीं है, पर कभी अगर ये आ जाते तो क्या होता? पेपर लीक की गारंटी। नंबर 2, महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी। नंबर 3, दलितों के उत्पीड़न की गारंटी। अपराधियों की दबंगई की गारंटी। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कभी राजस्थान में इतनी खराब नहीं थी जितनी कि अब हो रही है। दंगाइयों और कट्टरपंथियों के जुलूस निकालने की गारंटी। पीएफआई की रैली कोटा में याद है आपको। भ्रष्टाचार और घोटालों के अंबार की गारंटी और किताबों में मुगलों को महान लिखने की गारंटी। ये 7 गारंटियां हैं जो राजस्थान की सरकार ने दी है और जो कहा है उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया है। यह दर्शाता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है, परंतु राजस्थान की विवेकशील जनता समझदार है और वो इन सारी बातों को समझकर समुचित प्रत्युत्तर देगी। और मैं एक और कह देना चाहता हूं। तो आप देख रहे थे सीधे जयपुर से भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता और चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस पर सीधा निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी। मिड डे प्राइम में आइए अब रुख कर लेते हैं ताजा खबर का। महिलाओं पर विधानसभा में दिए गए अपने अजीबोगरीब बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह चौतरफा घिर गए हैं कि आज उन्हें मीडिया के सामने आकर आखिरकार माफी मांगनी पड़ी है। माफी मांगता हूँ, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ।
तो अपने ही बयान पर माफी मांग रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जैसे महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के बाद कौरवों का पतन शुरू हो गया था, वैसे ही नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उनका पतन निश्चित है। उन्होंने बिहार विधानसभा के स्पीकर से नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था। वो एक पहला कदम था उनकी पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो खत्म होने का। तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया इस मामले का संज्ञान। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने इस विवादित बयान पर दरअसल घिरते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने कहा है कि बेहद आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिया, ये अमर्यादित है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मानसिक संतुलन नीतीश जी खो दिए हैं। जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं, यह बिल्कुल अमर्यादित है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वह कम होगा। और इनके पक्ष में तेजस्वी जी का बयान आना वह भी आपत्तिजनक है। आप बिहार की मर्यादा को, इस देश के संस्कार संस्कृति को आपने चौपट कर दिया है। बिहार आज सर्व से लज्जित हो उठा है। बिहार का सर झुक चुका है। और हमारे संवाददाता सलमान हैदर इस मुद्दे पर सीधे पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान, इस बात को लेकर, नीतीश कुमार के बयान को लेकर जाहिर है कि हर ओर से आलोचना हो रही है, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों की बात करें तो वहां किस तरह की हलचल है अब इस बयान के बाद? देखिए, कल जैसे ही विधानसभा में बयान आया और उसके बाद उसी चीज को उन्होंने विधान परिषद में भी दोहराया, तो इस मामले को लेकर सदन तो अवाक रह ही गया। और जो महिलाएं थी, जो महिला सदस्य थी, वो अवाक रह गई कि क्या ये हो क्या रहा है और कहा क्या जा रहा है। और उसके बाद जो है सदन के बाहर भी तीखी प्रतिक्रिया जो खास तौर से जो महिला सदस्य थी उन्होंने व्यक्त की। ये बात अलग है कि जो पक्ष की महिलाएं थी, जो गठबंधन की सदस्य हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और एक तरह से उन्होंने उसको ठीक ठहराने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने भी, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बाहर आकर के फिर इसको ये सही करने की कोशिश की और कहा कि जो सच है वो मुख्यमंत्री ने कहा है। लेकिन इसमें ये लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी कहा वो हालांकि वो बात प्रजनन दर की कर रहे थे, लेकिन इस तरह से एक्सप्लेन करना बिल्कुल ही अनावश्यक था जिस तरह से उन्होंने किया। और फिर सदन की मर्यादा का बिल्कुल ख्याल, अगर जजमेंटल ना भी हो तो भी ये अच्छी बात नहीं लगती है कि सदन में इस तरह से चीज़ें खोल कर रखी जाएं, जबकि इशारों में भी लोग समझ जाते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये इस बात को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया विपक्ष ने खासतौर से व्यक्त की है। और आज जब सदन चल रहा था तो विजय सिन्हा जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये मां जानकी की धरती है, महिला शक्ति की धरती है और इस तरह का बयान बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो ये सारी बातें कल से लेकर आज तक हुई और आज न सिर्फ सदन के बाहर प्रवेश। लेकिन सलमान, ये बताइए हमें कि जिस तरीके से हमने देखा कि रेखा शर्मा ने भी इस बात को कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को भी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा होती है मर्यादा की, एक मर्यादित व्यवहार की और शब्दों की। उसके चलते जिस तरीके से राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से भी मांग की गई है, उसके चलते क्या लगता है आने वाले वक्त में ये मुद्दा क्या तूल पकड़ सकता है?
और देखिए, विपक्ष तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि सदन के संज्ञान में, सदन के रिकॉर्ड में ये बातें आएं और इस पर कड़ी कार्रवाई करें। और वो आज विजय सिन्हा मांग भी कर रहे थे यही अध्यक्ष से सीधे सीधे कि आप मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करें, और सीधे सीधे उन्होंने इस्तीफा भी मांगा नीतीश कुमार का। तो ये सारी बातें अभी चल रही हैं और आज जो है 2 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित की गई है। और देखते हैं अब सदन दोबारा शुरू होता है तो क्या मंजर रहता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान हैदर, पटना से सीधा ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब नजर डाल लेते हैं राष्ट्रीय खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को आज नई दिल्ली में संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया के ऑर्गेनिक मार्केट का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव और किसानों की ताकत से हम दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरप्लस अनाज का उत्पादन कर रहा है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का भी शुभारंभ किया। सब भारतीयों के लिए ये संतोष का विषय है कि कृषि उत्पादन में आज हम आत्मनिर्भर हैं। 140 करोड़ भारतीयों के पेट भरने के लिए हमें किसी से आज हाथ लंबा करने की स्थिति नहीं है। हम सरप्लस हैं, वो हमारे लिए बड़ी संतुष्टि का विषय है। परंतु ये सरप्लस होने की यात्रा में कई चूक भी हुई है और अब समय रहते ये जो गलतियां हुई है इसको सुधारने का समय भी अब शुरू हो चुका है। और साथ ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में जैविक खेती का दायरा 50% तक ले जाने की जरूरत है। आज हम खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अब समय है कि हम जैविक उत्पाद को देश दुनिया तक पहुंचाएं। प्राकृतिक खेती का लक्ष्य अगर सिद्ध करना है तो कई मोर्चों पर न केवल काम करना पड़ेगा, सारे मोर्चों के बीच में संकलन कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के बगैर प्राकृतिक खेती को इस देश में 50% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। और मैं मानता हूं कि हमने इस लक्ष्य के लिए आज यहां पर जो 3 काम हुए हैं, वो तीनों काम वो लक्ष्य की सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की आज दोपहर बैठक होगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की लंबित शिकायतों पर चर्चा की जाएगी। 5 सांसदों ने विशेषाधिकार के उल्लंघन को लेकर राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी के सांसद पर दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया है। राघव चड्ढा को तब तक के लिए निलंबित किया गया है जब तक उनके खिलाफ मामले की जांच कर रही विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती। कमेटी ने 7 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी थी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित किया था। राज्यसभा की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि विशेषाधिकार समिति की जांच तक संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। संजय सिंह को अमर्यादित व्यवहार के कारण निलंबित किया गया। साथ ही टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को भी अमर्यादित व्यवहार के लिए निलंबित किया गया। तो राज्यसभा में आज विशेषाधिकार समिति इन तीनों सांसदों के इस मुद्दे पर बातचीत करेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार सीधे जुड़े हुए हैं, आइए उनसे और जानकारी लेते हैं। ऋषि, दोपहर का वक्त तय किया गया है जब इस मुद्दे पर समिति की बैठक होनी है।
इस बैठक में अब आगे किस तरीके से प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा जाएगा और क्या इन सांसदों की भी अभी पेशी होगी या फिर हम ये माने कि बाकी सब बातचीत हो गई है, सिर्फ समिति को बैठकर निर्णय लेना है? देखिए ममता, जहाँ तक आज की जो विशेषाधिकार हनन से संबंधित ये जो समिति की बैठक है, ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक इस मायनों में है, जैसे कि आपने बताया, एक तो तीनों सांसदों को लेकर ये मामले समिति के सामने लंबित हैं। तो एक जो मसला है जो कि राघव चड्ढा से संबंधित है, उस पर समिति अपने किसी अंतिम फैसले की ओर बढ़ सकती है, क्योंकि इस मसले पर काफ़ी कुछ घटित हो चुका है और समिति के पास जो उन्होंने जांच की है उसके बाद कुछ उन्हें जानकारियां प्राप्त हुई हैं। और जो इस मसले में सुप्रीम कोर्ट में भी मसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो काम माफ़ी मांगकर पूरा किया जा सकता है उसके लिए इतनी लंबी प्रक्रिया की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को ये बात समझ में आ गई होगी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी है, बल्कि उन्होंने प्रक्रियाओं के तहत ही काम करने के जो बात कही है। अब उनके पास विकल्प यही है कि या तो वो अपने पक्ष में दलील रखें या फिर माफ़ी मांगें। और जिस तरीके से सूत्र बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद उनका जो मन है वो माफ़ी मांगने की ओर बढ़ा है, लेकिन जब तक ये लिखित बयान या उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आता है तब तक नहीं कह सकते। लेकिन सूत्र बताते हैं कि वो माफ़ी मांगने के लिए संभवतः तैयार हैं। अब मामला आता है कि विशेषाधिकार हनन की जो समिति है उसके सामने क्या क्या विकल्प बचते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो समिति है अनुच्छेद 105 के खंड 1 और 3 के तहत और 2 के तहत इस मसले में कार्रवाई का अधिकार रखती है। और इसमें जो विशेषाधिकार समिति है इसको अपनी तरफ से जांच करने के बाद एक प्रक्रियागत तरीके से इसको चेयरमैन के पास भेजना होता है, जिसमें वो अपनी तरफ से रिपोर्ट देती है कि क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। अंतिम फैसला सभापति के द्वारा ही किया जाना होता है। तो कुल मिलाकर ये जो परिस्थिति बन रही है, आज संभवतः इस पर कोई पटाक्षेप हो सकता है, क्योंकि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद ये बात अब उभर कर आई है कि इस मसले में अधिकतर सांसद ये नीति अपनाएं कि वो माफ़ी मांगकर इस मसले पर पटाक्षेप कर पाए। तो ऐसे में ऋषि पहले कोई उदाहरण भी रहे होंगे सामने, जैसे आपने कहा कि राघव चड्ढा के मामले में ये हो सकता है कि वो माफी मांग लें, लेकिन क्या यही बात डेरेक ओब्रायन और संजीत सिंह के लिए भी लागू हो सकती है? और अगर कोई माफी मांगने को तैयार नहीं होता तो ऐसे में आगे क्या कदम हो सकता है? देखिए ममता, ये जो समिति है ये अर्ध न्यायिक समिति होती है और इसके पास जो अधिकार हैं, एक तो जांच के अधिकार हैं और दूसरे जो सिफारिश भेजने के अधिकार हैं कि कार्यवाही क्या क्या की जा सकती है। बेहद महत्वपूर्ण पहलू इस मामले में ये है कि अगर हम पूर्व की घटनाओं में जाएं तो हमने देखा था कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी जो विशेषाधिकार हनन से संबंधित मसला था उसमें उन्हें जेल जाना पड़ा था। चौधरी चरण सिंह की सरकार थी और उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि उन्होंने विशेषाधिकार हनन का काम किया है और इस पर उन कई सारे दुरुपयोग थे जिसको कि समिति ने सही माना था और उनके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये जो समिति है इसके पास काफ़ी शक्तियां दी गई हैं और ये शक्तियां सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से होती हैं। हम जानते हैं कि लोकसभा की जो संसद की जो विशेषाधिकार समिति होती है उसके 15 सांसद उसमें होते हैं और राज्यसभा में इसमें 10 सांसद होते हैं। तो ये जो अब मामला है आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के सामने, क्योंकि वो कोर्ट भी जा चुके हैं, अब उनके पास विकल्प नहीं बचते हैं और उनके ऊपर जो गंभीर आरोप है दूसरे सांसद के फर्जी हस्ताक्षर करने के हैं जी, और इन आरोप गंभीर है जो और उन्होंने संसद में कहा था कि ये हमारे फर्जी जी। फिलहाल वक्त इतना ही है ऋषि, लेकिन जाहिर है कि सबकी नजर रहेगी कि इस मामले को लेकर आगे अब क्या निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इंदौर की सांवेर, जहां इस समय कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी और वो जमीन पे गिर गए तो उनके मुंह से क्या लफ्ज निकले? हे राम, हे राम, हे राम। क्योंकि महात्मा गांधी जी उन्हीं असूलों पर जिए जिन पर श्री राम जी जिए थे। अब आप सोचिए, भगवान राम
कि पिताजी ने और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें मिड डे प्राइम। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं प्रदूषण की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। NCR में भी जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कल दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति पर समीक्षा बैठक की और हालात की जानकारी ली। स्मोक की वजह से परेशानी तो है, लोगों को घुटन हो रहा है और बहुत परेशानी है। जिसको बीमारी है, जिसको दिक्कत है, उसको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इसको सरकार को कुछ करना चाहिए। सुबह में और शाम को बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने लगता है, इससे जो है स्वास्थ्य खराब होता है। हॉस्पिटलों में जो है बहुत भीड़ हो रही है, इससे जो है पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। और दिल्ली में सरकार को इससे कुछ बड़ा निर्णय लेना चाहिए और सरकार इसमें विफल हो रही है। ट्रैवल करते हुए हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पॉल्यूशन की वजह से बहुत आंखों में जलन रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जाहिर है प्रदूषण के चलते दिल्ली वासी परेशान हैं और सर्दी के इन महीनों में जो प्रदूषण होती है उसका एक बड़ा कारक होता है पराली जलाया जाना, जो पड़ोसी राज्यों में किया जाता है। इसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराली जलाने की घटनाओं पर कहा है कि पंजाब में पराली काफी जल रही है जिससे नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में इसको लेकर बहुत कुछ नियंत्रित किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग इस पर राजनीति करते हैं। हरियाणा हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, जो है वो भी हम ठीक करेंगे, लेकिन पंजाब में और ज़्यादा हो रहा है उसका, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दूषित हवा की कुछ सीमाएं तो है नहीं। जो पंजाब में पराली जलती है, लॉस तो उसका जनता को, हरियाणा की जनता को भी हो रहा है, दिल्ली को भी होता है, सब होता है। लेकिन हम सब मिलकर के उस समस्या का समाधान करें और पराली जलाने वाले जो किसान हैं वो न जलाएं, उनको सुविधाएँ, उनको सब्सिडी, उनको इम्प्लीमेंट्स ये सब उपलब्ध कराएं ताकि। और आज पराली एक कमर्शियल चीज़ बन चुकी है, उसकी कीमत मिलती है, उसका उपयोग हो रहा है, तो इस ओर सबको बढ़ना चाहिए। मैं तो अपील करता हूँ, चाहे वो हमारे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे भगवंत मान हो, हमारी आवश्यकता, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं। एक ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक हवा को शुद्ध रखना हमारे सबके स्वास्थ्य के नाते से भी ठीक है।
और जैसे हम जानते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस वक्त दिल्ली में ग्रैब 4 की स्कीम ये जारी है इस वक्त, और ये शुरू होने वाली है। और इसके चलते जो दिल्ली सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जो दिल्ली के स्कूल हैं उन्हें 9 से 18 नवंबर तक बंद रखने की घोषणा की गई है। और ये कहा गया है कि सर्दी की छुट्टी की घोषणा की जा रही है कि 9 से 18 नवंबर। हम जानते हैं कि सर्दी अभी इस तरह की नहीं आई है, लेकिन कह सकते हैं आप कि सर्दी की छुट्टी कही जा रही है, लेकिन ये सर्दी की नहीं बल्कि ये प्रदूषण की छुट्टी के तौर पे इसको लिया जा सकता है। लेकिन प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर जिसके कारण ये ग्रैब 4 की योजना जारी है, उसके चलते दिल्ली सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के स्कूलों को 9 से 18 के बीच बंद रखा जाए। और ऑड इवन योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इस ऑड इवन योजना के तहत ही ग्रैब 4 में ऑड इवन योजना शुरू हो जाती है। आपके सामने तस्वीर रखना चाहेंगे कि इस ऑड इवन योजना के कुछ पहलू आपके सामने। 2016 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन 2017 में भी 2019 में भी इसको लागू किया गया। और कई बार जब इसको लागू किया गया तो 2 पहिया वाहनों को और इलेक्ट्रिक वाहनों को इससे छूट दी गई है। बहुत बार महिलाओं को, केवल महिलाएं अगर कोई गाड़ी चला रही हैं या 12 साल तक की उम्र के बच्चों के साथ, तो भी उन्हें छूट दी गई। दिव्यांग व्यक्तियों को भी इससे छूट दी गई। ये सोचा गया है कि वाहन चूंकि प्रदूषण का एक बड़ा कारक बनते हैं, तो ऑड इवन यानी एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां और एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी। वाहन कम चलेंगे तो प्रदूषण कम हो सकती है। लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ा, अब देखिए, अगर हम इसका प्रभाव आपके सामने रखें तो अध्ययन जो किए गए वो ये बताते हैं कि प्रदूषण पर कोई खास असर नहीं दिखा, क्योंकि इसके लिए माना जाता है कि जो प्रदूषण होता है उसके लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं। सिर्फ वाहनों के द्वारा किया गया प्रदूषण जिम्मेदार नहीं है। इनफैक्ट एनजीटी के द्वारा और कोर्ट के द्वारा भी ऑड इवन के प्रभाव को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अब आंकड़े क्योंकि सारी तस्वीर सामने रखते हैं, तो एक बार कुछ आंकड़े आपके सामने, खासकर जब 2016 में इसको शुरू किया गया उसके एकदम बाद जो अध्ययन किए गए उनमें यह बताया गया है कि ऑड इवन लागू होने के बाद जो PM 2.5 का स्तर है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये हवा में और अधिक पाया गया। यही नहीं बल्कि हवा में ब्लैक कार्बन भी ज्यादा पाया गया, जबकि ऑड इवन लागू था। अब इसके सामने आपके आंकड़े रखते हुए आपके सामने इस बात को रखना चाहेंगे कि जब 2016 में PM के स्तर के अगर आंकड़े आप नजर पा लें तो आप पाते हैं कि लागू होने के पहले इसका स्तर 163 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, लेकिन लागू होने के दौरान ये बढ़ गया, 186 के ऊपर पहुंच गया। और स्कीम खत्म होने के बाद ये और ज्यादा था, यानी 197, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑड इवन योजना से PM 2.5 के स्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसी तरीके से अगर हम ऑड इवन का प्रभाव PM 2.5 के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं और ब्लैक कार्बन के स्तर की बात करते हैं, तो ब्लैक कार्बन के स्तर में भी यही यथावत पिक्चर सामने नजर आई कि लागू होने के पहले अगर ये 14 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका स्तर था, लागू होने के दौरान ये बढ़ के लगभग 20 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया और स्कीम खत्म होने तक भी ये लगभग 18 माइक्रोग्राम था, जो लागू होने से पहले के स्तर से काफी ज्यादा था। जिसका मतलब ये हुआ कि कारक और हैं, खासकर धूल मिट्टी, कंस्ट्रक्शन का काम और पराली जो एक बड़ा कारक होता है। और पराली को चूंकि लेकर इसको एक गंभीर कारक मानते हुए इसको लेकर काफी कदम भी उठाने के प्रयास किए गए हैं। तो कुछ आपके सामने आंकड़े पराली को लेकर भी रखना चाहेंगे, खासकर पंजाब से, जिस तरीके से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन सभी राज्यों में होता है, लेकिन पंजाब की एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहेंगे कि ये बताया गया है और ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि अभी बीते 8 दिनों की ही बात करें तो 8 ही दिनों में कुल 78% पराली के मामले सामने आ चुके हैं। कुल मामले अगर 17,400 के करीब अभी तक आए हैं, तो पिछले 8 ही दिनों में इसमें से 13,600 से अधिक मामले सामने आ गए हैं। यानी अभी तक जितने कुल मामले आए हैं, 8 दिन में ही बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। और ऐसे में अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं, जिसमें हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तीनों आते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो 15 सितंबर से 29 अक्टूबर तक अगर आप देखते हैं तो इन 45 के लगभग दिनों में अगर आप देखते हैं तो 2021 में अगर 11,000 के करीब पराली की घटनाएं हुई थी, 2022 में ये बहुत बढ़ गई, लगभग 14,000 का आंकड़ा छूती हुई, लेकिन 2023 में ये कम हुई है, 6,391। बहुत से कदम उठाए गए हैं, केंद्र सरकार ने भी बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं, टेक्नोलॉजी को भी किसानों को दिया गया है और इसलिए इन घटनाओं में कमी तो नजर आई है, लेकिन फिर भी ये उस स्तर तक नहीं हो पाई हैं। ऐसे में अगर हम पंजाब के कुछ जिलों के, खासकर जो सबसे ज्यादा जहां से पराली की घटनाएं आ रही हैं, ऐसे 5 जिलों को अगर आप आपके सामने रखें तो हम पाते हैं कि अमृतसर में सबसे अधिक 1,000 से अधिक, फिर तरन तारण, पटियाला, संगरूर और फिरोजपुर। ध्यान रहे
जो संगरूर है ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है और वहां से भी 564 यानी जो 5 जिले जहां सबसे ज्यादा पराली की घटनाएं पंजाब में है उसमें मुख्यमंत्री का भी गृह जिला शामिल है। यानी हमारे जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं और गंभीरता से प्रयास करने जरूरी हैं, खासकर अपने अपने क्षेत्रों में, क्योंकि सबके प्रयास बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम देखें तो इन सब से जो एक आम नागरिक है वही जूझ रहा है। प्रदूषण का जो असर है वो आम नागरिक ही उसके कुप्रभाव से जूझते नजर आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और रुख कर लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरों का। केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द दाल पर लागू स्टॉक लिमिट में बदलाव करते हुए इन दोनों दालों पर मौजूदा स्टॉक लिमिट को बढ़ा दिया है। संशोधित स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सरकार ने थोक कारोबारियों को अब प्रत्येक दाल का 200 टन स्टॉक रखने की इजाजत दी है। पहले ये कारोबारी 20 लाख टन दाल रख सकते थे। माफ कीजिए, पहले ये कारोबारी 50 लाख टन दाल रख सकते थे। वहीं खुदरा दाल कारोबारियों को दोनों दालों में से प्रत्येक का 5 टन स्टॉक रखने की अनुमति होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिग चेन रिटेलर्स की बात करें तो प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर इनका 5-5 टन स्टॉक रखने की इन्हें अनुमति है, जबकि डिपो या वेयर हाउस में दाल रखने की लिमिट 200 टन होगी। पहले डिपो पर दाल रखने की लिमिट 50 टन थी, जिसे अब बढ़ाकर 200 टन कर दिया गया है। पिछले 3 महीने के उत्पादन का या वार्षिक क्षमता का 25% इनमें से जो भी ज्यादा हो, मिलर्स की बात करें तो वे दाल का ये स्टॉक रख पाएंगे। पहले मिलर के लिए ये स्टॉक लिमिट 1 महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 10% थी। तो दाल को रखने की जो लिमिट है, स्टॉक लिमिट, उसमें केंद्र सरकार ने बदलाव करते हुए उसे बढ़ा दिया है। भारतीय इस्पात संघ ISA का चौथा इस्पात सम्मेलन हुआ, जिसको संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत स्टील और एल्यूमीनियम पर किसी भी तरह के अवांछित टैक्स अथवा लेवी को स्वीकार नहीं करेगा। We will always find innovative solutions, but I can assure you that India will not be accepting unfair taxes or unfair levies being put on Indian steel industry or Indian aluminium or any other industry. I think that collectively the world will have to take a view on this, and we shall be focusing our energies to get other countries on board to address this very serious concern that CBAM has generated. आइए रुक कर लेते हैं खेल जगत की खबरों का गौरव के साथ। जी गौरव, तो क्या है आज खेल जगत की बड़ी खबरें? शुक्रिया ममता। और खेलों की खबरों की जो शुरुआत करेंगे वो वर्ल्ड कप की खबर के साथ करेंगे, जहां क्रिकेट विश्व कप में आज इंग्लैंड का सामना नीदरलैंड से हो रहा है और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ये मुकाबला पुणे में खेला जा रहा है। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का सफर निराशाजनक रहा है। गत विजेता टीम इंग्लैंड की बात करें तो टीम अब तक 7 मैच खेली है, जिसमें से सिर्फ 1 में टीम को जीत मिली है और अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। वहीं अंक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज अंक तालिका में 9वें स्थान पर काबिज नीदरलैंड्स ने अब तक खेले गए 7 मैचों में से केवल 2 में ही जीत दर्ज की है। इस टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया था। सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी दोनों टीमों की कोशिश अपने अभियान को सम्मानजनक स्थिति में खत्म करने की रहेगी। और अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेलों की, जहां गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में के बीच हैंडबॉल सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने के बाद से खेल प्रशंसकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल बीच हैंडबॉल के नियम इंडोर हैंडबॉल से कुछ अलग होते हैं। तो क्या होते हैं ये नियम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बीच हैंडबॉल की इसी साल राष्ट्रीय खेलों में वापसी हुई है। आधिकारिक फेडरेशन को लेकर चल रहे विवाद के कारण बीच हैंडबॉल पिछले साल गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में शामिल नहीं किया गया था। गोवा, जो कि अपने खूबसूरत बीचेस के लिए मशहूर है, और गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में
बीच हैंडबॉल सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बीच हैंडबॉल के नियम इंडोर हैंडबॉल से कुछ अलग होते हैं। वहीं रेत पर खेलना खिलाड़ियों के लिए एक चुनौती के समान है। जैसे ही ये गेम शामिल हुआ तो खिलाड़ियों में बहुत उत्साह था, क्योंकि अभी हैंडबॉल जो गेम है पूरे भारतवर्ष में बहुत ही लोकप्रिय गेम बनता जा रहा है। और जैसा कि बीच हैंडबॉल की बात करें तो इसका एक अलग चार्म है लोगों के अंदर देखने के लिए। एक बहुत ही बेहतरीन गेम लोग एंजॉय कर रहे थे। आपने देखा होगा कि कितने अच्छे तरीके से लोग एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही एक टेक्निकली गेम जो है बीच हैंडबॉल जो है वो खेला जाता है। हैंडबॉल इंडोर हैंडबॉल से डिफरेंट है, इसके रूल रेगुलेशंस, उसके प्लेइंग खेलने का तरीका। तो खिलाड़ी भी और साथ साथ में दर्शक भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत लोगों ने इसको सराहा और देखा। खिलाड़ी भी खुश हैं कि बीच हैंडबॉल की राष्ट्रीय खेलों में वापसी हुई और उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। हमें बहुत खुशी है क्योंकि पिछले बार हमें एंट्री नहीं मिल पाई थी तो हमें दुख हुआ था। हम कैंप लगा चुके थे पर लास्ट 1 वीक ऐसा हुआ कि मतलब हैंडबॉल बाहर हो गया तो सारी टीमें अपने अपने जगह पे प्रैक्टिस कर रही थी बहुत मेहनत से। पर इस बार हमें एंट्री मिली है बीच हैंडबॉल और इंडोर दोनों को, तो बहुत बढ़ावा मिल रहा है हैंडबॉल को, मतलब पॉपुलर होगा ऐसे ही। और गोवा में हो रहा है तो और बीचेस के बाजू में है तो इससे तो और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसे ही नेशनल होते रहे और बीच हैंडबॉल को बढ़ावा मिले। It is very much important when your spectators are supporting you, cheering you from outside. It gives a boom up for the players and really they enjoy the game whilst playing also. And keeping up things apart, we really had a very good support from the spectators outside. बीच गेम्स दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। भारतीय महिला टीम ने पिछले साल बीच हैंडबॉल में शानदार प्रदर्शन किया। एशियन गर्ल्स यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत की जूनियर टीम ने भी रजत पदक जीता था। वहीं सीनियर टीम ने एशियन वुमेन बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। बीच हैंडबॉल को राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए जाने के बाद और भी खिलाड़ी इस खेल से जुड़ते नजर आएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। गोवा जाना जाता है अपने खूबसूरत बीचेस के लिए और इस बार राष्ट्रीय खेलों में बीच हैंडबॉल की वापसी हुई है और गोवा के खूबसूरत बीचेस पर जब ये खेल खेला गया तो दर्शकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि राष्ट्रीय खेलों में वापसी के बाद अब बीच हैंडबॉल को लेकर पूरे देश भर में दर्शकों का समर्थन और उत्साह बढ़ेगा। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, गोवा। और अब रुक कर लेते हैं फुटबॉल जगत का, जहां यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में मैनचेस्टर सिटी ने यंग बॉयज को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मैन सिटी ने 2 मैच शेष रहते ही अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया। देर रात खेले गए ग्रुप एच के इस मुकाबले में हालांड ने 2 गोल दागे। उन्होंने 23वें मिनट में पेनल्टी को गोल में तब्दील कर टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद 91वें मिनट में दूसरा गोल कर टीम को 2-0 से आगे कर दिया। इसके बाद फिल फोडेन ने मैन सिटी के लिए तीसरा गोल करके टीम की बढ़त को 3-0 से कर दिया, जो कि अंत में यही स्कोर रहा और टीम ने 3-0 से मुकाबला अपने नाम किया। वहीं चैंपियंस लीग में ग्रुप स्तर पर खेले गए एक अन्य मुकाबले में एसी मिलान ने पेरिस सेंट जर्मेन को 2-1 से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मैच में पहला गोल पीएसजी की तरफ से 9वें मिनट में मिलान स्क्रिनियर ने किया। इसके तुरंत बाद ही एसी मिलान की तरफ से राफेल लेओ ने गोल दाग करके मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। ओलिविया ने 50वें मिनट में पीएसजी के गोल पोस्ट में गोल पहुंचाकर टीम को 2-1 से जीत दिला दी। तो ममता, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन खेल जगत की खबरों के लिए। और ये रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इजराइल हमास संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जो एक बार फिर बिना नतीजे के ही खत्म हो गई। 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस बैठक में सदस्य देशों के बीच मतभेद कायम रहे। इसमें युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। बैठक में अमेरिका ने जहां मानवीय सहायता के लिए सीमित युद्ध विराम की बात कही, तो वहीं ज्यादातर सदस्य देशों ने आम जन की मौत को रोकने के लिए स्थायी युद्ध विराम की जरूरत बताई। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस
गाजा में अविलंब युद्ध विराम की आवश्यकता जता चुके हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में आम जन की मौत हो रही है और उसके चलते वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में तनाव बढ़ रहा है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एंटोनियो कोस्टा पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप हैं। इन आरोपों की जांच के सिलसिले में पुर्तगाल की पुलिस ने मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर छापा मारा, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। पुर्तगाल पुलिस ने भ्रष्टाचार के मामले में उनके शीर्ष सहयोगियों को हिरासत में लिया है। एंटोनियो कोस्टा पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, जिसकी जांच पुर्तगाल पुलिस और जांच एजेंसियां करना चाहती हैं। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट लाइफ प्राइम। उन्नीस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी की नई गाथा लिखने वाले तत्कालीन सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक सैम बहादुर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर दिल्ली छावनी स्थित मानेकशॉ सभागार में जारी किया गया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। इस अवसर पर फिल्म की टीम भी मौजूद थी। इसमें फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं विक्की कौशल, फिल्म निर्देशक मेघना गुलजार और फिल्म के निर्माता रॉनी स्क्रूवाला भी शामिल हैं। फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के देशभक्ति के जज्बे को दिखाया गया है। क्या सोचा तुमने इस बारे में? पाकिस्तानी आर्मी के जवान बॉर्डर पार कर रहे हैं, कब पहुंचाने वाले थे? हम रहे या ना रहे, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।